शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रविवार को छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी टीम संजय राउत के घर पर पहुंची है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का सहयोग नहीं करने के चलते ईडी सांसद के घर पर पहुंची है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईडी ने किसी सांसद या मंत्री के घर पर रेड की हो। इससे पहले भी कई मंत्री इस मामले में फंस चुके हैं। तो आइए जानते हैं किन किन मंत्रियों पर या सांसदों पर ईडी ने अभी तक छापेमारी की है। और खास तौर पर महाराष्ट्र के समीकरणों को देखें तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो भी सियासी घटनाक्रम देखने को मिला उसमें ईडी बहुत महत्वपूर्ण रही है, ऐसा आरोप लगाया गया उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से। संजय राउत अब भी ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित कार्यवाहियां की जा रही हैं, झूठे सबूत पेश किए जा रहे हैं और सरकारें पलटने का दम ईडी रखती है। ईडी का डर दिखा दिखाकर सरकारें पलटी जा रही हैं। इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन किन किन पर कार्रवाई हुई है वो हम आपको बताते हैं। अनिल परब एक ऐसा ही नाम है। अनिल परब पर क्या आरोप है पहले वो जानिए। ईडी ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। परब पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस दौरान परब से मुंबई, पुणे, रत्नागिरी जिलों के 60 ठिकानों पर छापे मारे गए उनके। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि परब को सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। परब अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद उद्धव ठाकरे सरकार के तीसरे मंत्री रहे। अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों के चलते जेल जा चुके हैं। सितंबर 2021 में उद्धव सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख घूस लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के शिकंजे में आए थे। उस वक्त भी अनिल परब का नाम चर्चा में आया था। परब को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। परब पर 10 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर में करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप है। मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे की बर्खास्तगी के बाद से सवालों में वो आ गए थे। कहा जाता है कि एक चिट्ठी में वाजे ने दावा किया था कि परब ने उन्हें एक निजी ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने के लिए कहा था। वाजे ने आरोप लगाया था कि परब ने बीएमसी के लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टरों से कम 2 करोड़ की वसूली करने को कहा था। हालांकि परब ने सभी आरोपों से इनकार किया था। नासिक आरटीओ के एक निलंबित यातायात इंस्पेक्टर ने भी परब पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। कौन है अनिल परब? 57 साल के अनिल परब महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं। शिवसेना के बड़े नेताओं में शामिल परब को दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री बनाया गया था। अनिल देशमुख एक और नाम है। इन पर क्या मामला है वो भी समझिए। ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। देशमुख के खिलाफ अप्रैल 2021 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। उस वक्त अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री थे। जांच के दौरान ईडी ने खुलासा किया कि मंत्री रहते हुए देशमुख ने ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.7 करोड़ यानी 4 करोड़ 70 लाख रुपए की घूस ली। इस काम में मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर रहे सचिन वाजे, एक और बार इनका नाम आता है, उनकी मदद ली गई। ये वसूली दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच की गई थी। मामले के खुलासे के बाद वाजे को बर्खास्त कर दिया गया था। ईडी के मुताबिक 4 करोड़ 18 लाख रुपए की घूस दिल्ली स्थित 4 अलग अलग शेल कंपनियों में जमा भी की गई थी। इन कंपनियों ने पूरी रकम बाद में श्री साईं शिक्षण संस्थान ट्रस्ट को दान में दे दी थी। ये चैरिटेबल ट्रस्ट अनिल देशमुख और उनके परिवार द्वारा चलाया जाता है। समझ लीजिए खेल। ईडी ये भी समझाता है आपको इस तरह के मामलों में कि किस तरह का खेल चलता है। पहले कोई कंपनी शेल कंपनियों के अकाउंट में जाता है, फिर ट्रस्ट के खाते में आ जाता है, फिर ट्रस्ट देखते हैं तो वो उन लोगों का है जिनको फ़ायदा पहुंचाया जाना है। इस तरह का खेल चलता है। जो हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट ईडी कैसे काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पीएमएलए एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझाई हैं। लेकिन इन मामलों को देखा जाए तो भी समझ में आता है कि किस तरह का खेल चलता है। इसके साथ ही ईडी ने देशमुख के वर्ली स्थित फ्लैट को लेकर भी आरोप तय किए। इसमें कहा गया कि उनकी पत्नी के नाम पर यह फ्लैट 2004 में कैश देकर खरीदा गया। हालांकि इसकी सेल डीड फरवरी 2020 में बनी जब देशमुख गृह मंत्री थे। ईडी के मुताबिक देशमुख परिवार ने प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी की, जिसका बाजार मूल्य करीब 5 करोड़ 34 लाख रुपए है। इसके लिए देशमुख परिवार ने महज 17,95,000 रुपए चुकाई है। 5 करोड़ 34 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और 17,95,000 रुपए चुकाए गए। अब एक और बड़ा नाम है नवाब मलिक का, आपने बहुत सुना होगा। नवाब मलिक पर आरोप क्या है वो भी समझ लीजिए। ईडी मलिक की एक जमीन डील मामले में जांच कर रही है। मलिक ने ये डील भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से की थी। कहा जाता है कि कुर्ला के एलबीएस रोड पर स्थित ये 3 एकड़ जमीन 85 लाख में खरीदी गई। इसके लिए 30 लाख में सेल एग्रीमेंट बनाया गया था।
बाकी पैसा कैश में दिया गया। ईडी के मुताबिक ये डील मार्केट रेट से बहुत कम हुई है। ईडी का दावा है कि 2005 में हुई इस डील में अंडरवर्ल्ड से जुड़े सरदार शाह वली खान ने अहम भूमिका निभाई है। यानी डील में पैसे का लेन देन तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है कानूनी तौर पर सेल डीड में, वो बहुत कम दिखाया जा रहा है। यानी कि बाकी का सारा लेन देन कैसे हुआ, उसका पैसा कहां से आया, इस सब की जांच पड़ताल ये काम होता है ईडी का। ईडी के मुताबिक ये जमीन मूल रूप से मुनीरा प्लम्बर की थी, जिसे हसीना पारकर और उसके करीबी सलीम पटेल ने हथिया लिया था। इसके लिए पटेल के नाम की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई थी। इसी के जरिए अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले पटेल ने जमीन नवाब मलिक को बेची। इस बात की जानकारी जमीन की मालिक मुनीरा को भी नहीं थी। मुनीरा ने ईडी को बताया कि उसने कभी भी मलिक से जमीन बेचने के संबंध में संपर्क नहीं किया। यहां तक कि उसे अपनी जमीन बिकने की जानकारी भी पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हुई थी। तो ये लिस्ट है, ये कुछ नाम है, और खासतौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के करीबियों पर कैसे ईडी की कार्रवाई हुई है। और अब संजय राउत आज चर्चा में बने हुए हैं, और वजह है कि संजय राउत के साथ में भी पात्रा चावल घोटाले का नाम जोड़ा गया है। हालांकि संजय राउत बार बार इससे इनकार कर रहे हैं। वो बाला साहब ठाकरे की कसम तक खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह के घोटाले में शामिल नहीं हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, सबूत सच्चे नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि उनकी पत्नी के खाते में जो पैसा आया है उस ट्रांजैक्शन को सबूत के तौर पर ईडी रख रही है। इस पर फिलहाल संजय राउत की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। और इसी तरह से जहां पर भी बड़े पैसे का लेन देन होता है, कैश का लेन देन होता है, वहां पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है। यानी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों से पैसे को वाइट करना या बिजनेस में इस्तेमाल करना। जैसा कि हमने अभी आपको इसी रिपोर्ट में बताया एक मामले में कि कैसे शेल कंपनियों में पहले पैसा गया, फिर एक ट्रस्ट में आया, और फिर देखा गया कि वो ट्रस्ट जिन्हें फ़ायदा पहुंचाना था इन्हें सरकार के मंत्री ही चलाते थे या उनका परिवार ही चलाता था। तो इस तरह से ये पैसे का पूरा खेल चलता है। ईडी इसकी जाँच पड़ताल करती है। उद्धव ठाकरे के कई मंत्री इसके घेरे में आए। राजनीति से प्रेरित है नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन ये लोग इस पैसे का क्या कर रहे थे, क्या पैसे का लेन देन राजनीतिज्ञ करते हैं, क्या बड़ा पैसा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। अगली सरकार किसी और की होती है तो फिर सारे के सारे मामले जो हैं वो दूसरी। यानी राजनीति में रहने वालों के साथ में ये पैसे का लेन देन इतना क्यों जुड़ा रहता है, ये आम जनता के मन में सवाल हमेशा आता है। और फिर इसीलिए राजनीति में भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगते रहते हैं। बहरहाल अभी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, और वहीं महाराष्ट्र की सियासत में इसे सियासी लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश बताया जा रहा है। यानी ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करने का आरोप उद्धव ठाकरे के खेमे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी की तरफ से लगाया जाता है। और बात सिर्फ उद्धव के करीबी मंत्रियों की नहीं है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कई बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त जांच के घेरे में देखने को मिल रहे हैं। पार्थ चटर्जी भी एक बड़ा नाम है जो कि बंगाल के मंत्री हैं, और हाल में उनके यहाँ से बड़ी तादाद में कैश मिला है। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि उनकी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री थे। इतना बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कैश मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बताती हैं कि पैसे का अवैध लेन देन तो हो रहा है, और इसकी जांच पड़ताल भी ईडी कर रही है। लेकिन एक गंभीर बात ये भी है कि इनमें से कितने दोषी पाए जाते हैं और फिर कितनों पर कार्रवाई होती है, और वो जो पैसे का लेन देन हुआ है वो पैसा वापस क्या जनता के पास में आता है या सरकारी कामों में इस्तेमाल होता है, या कितने मामलों में ईडी को सचमुच में अंततः सफलता मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आम लोगों के मन में आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।